अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत एक बार फिर कराची में जमील मेमन साहब के फार्म पे हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जमील मेमन साहब दुनिया के सबसे बड़े बफलो फार्मर्स हैं, यानी 10,000 भैंस एक फार्म के ऊपर, और एक बंदा उसको मैनेज कर रहा है, उसका नाम है जमील मेमन। और जमील मेमन साहब का पूरा बिज़नेस मॉडल जो है वो इस तरह है कि अपने ही फार्म पे चारा उगेगा, अपने ही ग्रेन्स होंगे, और सारी मिल्क और भैंसों की सारी फार्मिंग मैनेजमेंट सारी ये जमील मेमन साहब कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हमने कोई 2 माह पहले एक प्रोग्राम किया था ये पूरी फार्मिंग के ऊपर, तो उसमें कुछ दोस्तों के सवाल थे, तो मैंने सोचा कि मुझे उनको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए, उनके जवाबात देने चाहिए। तो इस सिलसिले में हम दोबारा हाज़िर हुए हैं कराची में जमील मेमन साहब के पास। सबसे पहले सर, आपका बहुत शुक्रिया। लोगों ने बहुत पसंद किया आपके प्रोग्राम्स को सर, और आपकी प्रैक्टिसेस को बहुत अप्रिशिएट किया, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको बहुत दुआएं दी कि आपने ये कीमती नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। सर, आज हम दोबारा हाज़िर इसलिए हुए हैं कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आपने बिज़नेस शुरू किया भैंस फार्मिंग का, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, यानी आपकी जो फेलियर स्टोरीज़ थी वो क्या क्या थी, और आपने उनको ओवरकम कैसे किया। आपका किसान न्यूज़ का शुक्रिया, और व्यूवर्स का भी शुक्रिया कि जो मुझे इतने अच्छे लफ्ज़ों में कमेंट्स दिए, उनकी मेहरबानी सबकी। मैं ये 85 में हमने जब शुरू किया तो मेरे पास इधर मैंने डायरेक्ट 400 भैंस 3 महीने के अंदर परचेज़ की। 400 के 100 माल, उस टाइम 100 माल का शेड होता था एक, जैसे अब जिधर बैठे हैं ये 150 माल का शेड है, नई डिज़ाइन। उस वक्त 100 माल से ऊपर नहीं बनाते थे, उसमें 8 लेबर चुवाई करती थी। तो हमने खैर उस वक्त की बात है तो भैंस थी 6,500 रुपये की, 32,000 की या 36,000 रुपये की गाड़ी आती थी, ट्रक पूरी। कोई मॉडल नहीं था मेरे जहन में, एक आम जिस तरह ट्रेडिशनल फार्मर करता है उस तरह मैंने इसको किया कि 10 महीने 8 महीने 12 महीने जो चुवाई की सीधी कम्मे ले भेज दी। मेरे साथ अच्छा रहा 2-4 साल, कोई नहीं। 400 में से 180 भैंसें कटवानी पड़ी, तो बाकी 220 बची। फिर एक आती थी बीमारी उस टाइम, आरपी रेंडर पेस्ट, उसने कुछ 150 भैंसें कम की। जो झटके आए उससे आधे साइंटिस्ट बन गया मैं। यानी उन झटकों के बाद आपने हिम्मत नहीं हारी? नहीं, उसके बल्कि उसका हल ढूंढा कि हल क्या है। फिर फ्रांस से वैक्सीन फुट एंड माउथ की, समझो मेरी काउशों से बनी थी, एफ्टोवेट के नाम से। मैं पीछे लग गया एम्बेसी के और सबके, तो फिर उन्होंने कि आरपी अल्लाह ने ख़त्म ही कर दी पाकिस्तान से। बहरहाल वो बड़ी लंबी स्ट्रगल है। फिर मेरे पास ना आरपी आई है ना फुट एंड माउथ आई है आज तक। 93 को भी आज 35 साल, कितने साल हो गए, 7 और 27-30 साल हो गए, वो मेरे पास नहीं आ रही कोई। अब मैंने फुल्ली इसको प्रॉपर वैक्सीन करते हैं टाइम टू टाइम। कभी आ भी गई हल्की फुल्की तो वो वैक्सीन होने की वजह से वापस रिकवर हो जाती है 3 दिन में, उसकी इम्यून सिस्टम उसको कवर कर लेता है। तो अब स्मूथली काम चल रहा है अल्लाह के फजल से। और उसके बाद जिस तरह से महंगाई बढ़ती गई, फिर ये ख्याल आया कि ये जब तक आप उसको प्रेग्नेंट नहीं कराओगे, रिसाइकल नहीं कराओगे भैंस को, बचत कम होती गई। भैंस महंगी होती गई, दूध का रेट वहीं, कटने वाला गोश्त का रेट भी वहीं। यहाँ भैंसें भेजेंगे जब प्रेग्नेंट तो वहाँ खर्चा कम होगा। कराची में तो हर चीज़ परचेज़ करनी पड़ती है, पानी भी परचेज़ करके पिलाना पड़ता है। तो इसलिए फिर वो रकबा लिया प्लानिंग के तहत, और अल्लाह ने करम किया, वहाँ घासें उगाई बहुत सारी। सबसे पहले मैंने लगाई थी 97-98 में जम्बू ग्रास, बहुत अच्छी पैदावार देता था। फरवरी मार्च में लगता था, दिसंबर में 6-5 कटिंग देता था। हमने बहुत सारे अपने घास ही कर लेके, जो 20 साल तक भी आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा नए सिरे से लगाने की, खेड़ी करने की ज़मीन की। तो ये कि वक्त सबको सिखा देता है, कोई मसला नहीं है अगर आदमी ईमानदारी के साथ काम करे। और इसके बाद एक हल और निकला इसमें कि जब हम लोग गए 2008 में इंडिया अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन के वफ्द गया था, उसमें मुझे भी ले जाने का इत्तेफाक हुआ। तो मैंने देखा कि वहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने ज़रूरी तरक्याती बैंक की वहाँ की मना कर दिया था, बैन लगा दिया था कि प्योर भैंस वाले को लोन नहीं देनी। जिसके पास 50% गाय हो, 50% भैंस हो, उसी को लोन दी जाएगी। जब ये वाकई भैंस में दूध बनस्बत गाय के कम है, गाय को 20-25 लीटर पे भी ले जा सकते हैं, 24 पे भी ले जा सकते हैं एवरेज, लेकिन भैंस को अब 8-10 लीटर से ऊपर नहीं ले जा सकते, उसकी लिमिट है। गाढ़ा दूध है, लजीज है, हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है, सब बातें सही हैं। तो वो इंडियन को फिर मैंने यहाँ आके 1-2 सेमिनार में मुझे मौका मिला
बोलने का तो मैंने यही कहा लोगों को, दोस्त फार्मरों को, मेरे दोस्तों को, भैंस कॉलोनी वालों को, जो लांडी कैटल कॉलोनी दुनिया की सबसे बड़ी लांडी कैटल कॉलोनी की भैंसें एक जगह पर जमा है, 6 लाख बोलते हैं, कोई 4 लाख बोलता है। वहाँ मैंने यही कहा इनको कि मैंने कहा जितनी अगर आपको बचना है, गवर्नमेंट रेट बढ़ने नहीं देगी दूध का, भैंस भी बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्ट भी बढ़ती जा रही है, राशन भी बढ़ता जा रहा है, डीजल पेट्रोल भी बढ़ रहा है, हमारी हर चीज़ बढ़ रही है। हल एक ही है कि उसमें आप 30% गाय शामिल कर लो, 70% भैंस में। बाज़ लोगों ने तो बड़ा अप्रिशिएट किया, बाज़ लोगों ने बोला कि नहीं गलत है ये। जिन्होंने मेरी बात पे अमल किया वो फार्मर बच गए। अब तक शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई आपने बड़े टाइम पर हमको जगाया था, वरना हमारा काम उतर गया था, काम ख़राब हो गया था। बहरहाल कि अभी ये हालत है कि कराची में 68 भैंसें हैं तो 40 गायें हर फार्म में है, वरना आज से 2005 में या 6 में कोई गाय रखे भैंस वाला तो उसको गाली समझी जाए। यानी आप दूध मिक्स मिल रहा है कराची में? बिल्कुल। अच्छा सर, डिजीज़ की बात करें, क्योंकि ये जो हेल्थ मैनेजमेंट है ये बड़ा अहम होता है जानवर का, तो आपने जैसे 2 बीमारियां बताया, फुट एंड माउथ आ गई और एक HS। तो इसके अलावा आपको क्या क्या इशू आए जानवर की हेल्थ के हवाले से? शुरू रेंडर पेस्ट, आरपी। HS तो पाकिस्तान में है ही नहीं, खामोगा के वैक्सीन लगा रहे हैं हम लोग। HS भी ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान में। हम पानी बेच रहे हैं, हमारे लेबॉर्ट्री इदारे सारे, आप कभी टेस्ट करा लो लेबॉर्ट्री से, पानी निकलेगा उस वैक्सीन में। HS मैंने को 25 साल से 21 साल से वैक्सीन हमने HS की नहीं है। रेंडर पेस्ट बहुत ख़तरनाक बीमारी थी, उसकी शाम को बीमार हो सुबह मर जाती है। रेंडर पेस्ट आरपी इतनी बुरी बीमारी थी, उसके आते ही कट के गोबर में आ जाती थी साथ में, लेकिन अल्लाह ने करम किया वो ख़त्म ही हो गई दुनिया से, या वैक्सीन लोगों ने की इससे ख़त्म हुई। अभी जो है वो आप उसको डिवर्मिंग करनी है, आपने तो डिवर्मिंग लाजमी है, 6 महीने बाद कर लें, 3 महीने बाद कर लें, जैसे आपके इलाके के हालात। क्योंकि आपका घास, बरसीन का घास खिलाएंगे, बरसीन के घास में पानी ज़्यादा खड़ा रहता है, बरसीन के घास के डंडी पर पेट के कीड़ों के अंडे चिपक के आ जाते हैं, उसके पेट में चले जाते हैं, वहाँ जाके फर्टाइल हो जाते हैं। तो बरसीन के बाद तो डिवर्मिंग ज़रूरी है। वैसे भी कर लें, देख लें, जानवर बताता है अपनी सेहत खुद। भैंस के आंखों से आंसू आ रहे हैं तो उसके पेट में कीड़े के होने की पक्की निशानी। आप उसको उसी वक्त डिवर्मिंग करें, इसके आंसू बंद हो जाएंगे दूसरे दिन 24 घंटे बाद। इस तरह वो खाल बताती है इसकी कि या खारिश हो जाए, आयुर्मेक्टिन लगाते हैं। दूसरी बीमारियाँ भी हैं तो डॉक्टर होते हैं हर फार्म पर, ये विजिट करते हैं, या आप सिम्टम बताएंगे तो वहीं से दवाई लिखा देते हैं, ये लगा लें। अच्छा सर, रिप्रोडक्शन के हवाले से आपको शुरू में किन मसाइल का सामना करना, कैसे ओवरकम किए? रिप्रोडक्शन कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने ये भैंस में तो नेचुरल है सारा का सारा। AI बहुत कम है। AI भैंस में हमने नहीं किया आज तक, सुना है कामयाब भी कम होती है शायद, ये काम में काम तो। और सीमेंट अवेलेबल भी नहीं है इतनी क्वान्टिटी में, या और सांड जब एक भैंसा जो होता है सांड बुल भैंस का, वो आराम से 100 भैंसों को काफ़ी है प्रेग्नेंट करने के लिए, अफोर्डेबल है। अच्छी नस्ल का रखें आप सांड, एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के एक दिन इसको शाम के टाइम छोड़ें, 3-4 प्रेग्नेंट कर ही देगा वो। जब भी उसकी हीट आएगी तो प्रेग्नेंट हो ही जाएगी खुद ही। अच्छा, इसका जो ड्राई पीरियड होता है ये थोड़ा नॉर्मली ज़्यादा होता है गाय से, रिड्यूस कैसे करते हैं? 3 से 4 महीने तो रहेगा ही रहेगा। 3 से 4 महीने इसने ड्राई पीरियड में रहना ही रहना है। और अच्छा भी अगर रहे 3-4 महीने तो उसकी कैल्शियम डिफिशियंसी पूरी हो जाती है। जो पूरा साल दूध दिया होता है उसको वो रिकवर हो जाती है अंदर से। इसको हमने DCP भी खिला के देखा, लेकिन इस भैंस में इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना गाय में हुआ। डाई कैल्शियम फास्फेट का 100 ग्राम का डोज रोज़ वनडे में डाल देते हैं पाउडर, उससे भी गाय में तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। अगले साल भी उतना ही दूध देती है, उससे बढ़ के देती है, फिर से अगले साल इससे अच्छा देती है दूध। जब ड्राई होती तब देते हैं DCP? ना अगर आप दूध दे रही है तो आपने 50 ग्राम की डोज देनी है, और जब ड्राई पीरियड आए तो उसको 100 ग्राम कर देना है, 2 टाइम 50 ग्राम डालना है। ये कि जितनी डाई कैल्शियम फास्फेट की, उससे सूतक नहीं होगी, सबसे बड़ी सूतक बोलते हैं ना हम लोग, मिल्क फीवर या क्या, वो नहीं होगा। अच्छा सर, ये तो जानवरों की हेल्थ के बारे में था। फॉडर या चारा जात का आपने बताया मसला था, फिर आपने अपने ग्रासी बताया। हाँ, अभी तो हम लोग फैसलाबाद जेरेंट्री से मैंने मार्ड ग्रास मंगाया था, 8-10 साल वो चलाया, उसकी भी पैदावार बहुत थी, लेकिन अब जो किंग ग्रास है उससे कम थी, और 6 फुट पे कद रुक जाता था उसका, 6.5 फुट पे, लेकिन उसने बड़ा साथ दिया। हाइब्रिड चारे से जान छूट गई, मार्ड ग्रास के नाम से उन्होंने निकाला था। फैसलाबाद जेरेंट्री से मैं कुछ कल में लाया था मेरा, लेकिन अब तो बहुत सारी दुनिया तब्दील हो गई, इससे भी फास्ट आ गए घास, अब उस पर चले गए। लेकिन फिर भी हमने अपना रिवायती नहीं छोड़े हैं। तो हमारा एक किंग ग्रास लगा हुआ है, तो हमारी ज्वारी भी लगेगी फालतू ज़मीन में, बरसीन के टाइम पे बरसीन भी लगाएंगे, अभी मकई भी लगाई है, कुछ थोड़ा बहुत जंतर भी लगाते हैं। ये इसलिए लगाना पड़ता है कि हर चीज़ जानवर को मिले। घास एक घास खा के भी अच्छा नहीं होता है, एक ही चीज़ रोज़ाना, सब घासों के विटामिन मिनरल्स अलग अलग। रोड ग्रास में बहुत अच्छा फाइबर सोर्स है। भूसे गंदम, इसका तो बेहतरीन, गंदम के भूसे का तो बेहतरीन नेमुल बदल है। जब 800 रुपये मन से आखिरी में भूसा भी गंदम का 800 रुपये मन चला जाता है देहात में, कराची में, उस वक्त रोड ग्रास होना है हमारे लिए।
आदमी इसको सीज़न में बंडल बना के रख ले, उस टाइम उसको कुतरा करके वही डाल दे रोड ग्रास। जब आपने शुरू किया फार्म इनिशियल डेज में कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट मिली? गवर्नमेंट से बहुत मामूली सपोर्ट मैंने ली। जब मुझे गाय में एआई करनी थी तो मैंने इनसे कहा कि एआई का मुझे कोई इक्विपमेंट दें, तो ना एक्सपर्ट था इनके पास, ना इक्विपमेंट। बहरहाल इन्होंने नाइट्रोजन सिलेंडर मुझे दिए, लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर, तो वो 30-30 लीटर वाले इनके पास पड़े थे सैकड़ों के हिसाब से। वो मैंने ला के यहाँ अपने पास रखे 6, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन में सीमेंट स्टोर करते थे हम अमेरिका से इम्पोर्ट करके गाय के लिए। उसमें इन्होंने थोड़ी बहुत मदद की। बाकी फिर किसी काम को तबाह करना हो उस पर गवर्नमेंट का साया डाल दो तो वो खुद ही तबाह हो जाएगा, बेल वो दरख्त ही सूख जाएगा। कि बेल तो जो आप थोड़ा बहुत ले सकते हो ले लो, लेकिन इनसे डिपेंड करना, देखो ना, इनमें इनकी कसूर नहीं है। हर 1.5 साल बाद 6 महीने बाद सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक तब्दील हो जाता है, ऑफिसरान तब्दील हो जाते हैं। उसको जब तक स्टाफ का नाम भी नहीं आता डीजी को कि मेरे स्टाफ में कितने बंदे, इससे पहले तब्दील हो जाता है वो। अब मैं पंजाब में थे आपके अखलाक अहमद तारड़ साहब सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, तो मुझे 2004 में या 5 पता नहीं कितना था, मुझे बोलते हैं कि पंजाब से भैंसें जाती हैं वापस नहीं आती हैं। एक आपको मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ मैं, बहुत अच्छा इंसान था अखलाक अहमद तारड़ साहब। बाद में बेटा मैंने कहा सर ये सिंध आए हुए थे तुगलक हाउस में, सिंध सेक्रेटरीट में, तो मैंने कहा ये कभी भी वापस नहीं आएंगी। मतलब क्यों? मैंने कहा आपके पहले रेलवे डिपार्टमेंट ने ट्रेन में 2 डब्बे रखे थे कि जिसमें लोग अपनी भैंसें वापसी वाली पंजाब वाले अपना चारपाई डाल के लेट जाते थे, 10-10, 20-20 एक डब्बे में भैंसें भर के वापस चली जाती थी। बहुत कम किराया भी कम था आपका रेलवे लाइन, तो भैंसें वापस जाती थी, प्रेग्नेंट भी जाती थी, खंडर में भैंसें जाती थी, वहाँ प्रेग्नेंट होकर वापस आ जाती थी। अब आपने डब्बे ख़त्म कर दिए हैं, डब्बे वापस शुरू कर दें तो वापस पंजाब वाले पालने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि जितने की ले जाते उससे डबल की बिक जाती है। फिर रिसाइकल होकर हाँ ये तो मैं फौरी करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक और भी आया सेकंड, उनको भी कहा मैंने कि डब्बे चला दो, उसमें मेरी कोई लालच नहीं है, जानवर बच जाएगा। पहले पेट की भैंस भी कट जाती है कराची में, तो कम से कम वो तो ना कटे, तो लेकिन अब तक अमल नहीं हुआ, ना कभी होना है। क्योंकि ये फिर मैंने अखलाक अहमद तारड़ साहब से मुलाकात की, बोला मैं हाईवे डिपार्टमेंट का चीफ हो गया हूँ। अब कहाँ हाईवे डिपार्टमेंट, कहाँ लाइफ डिपार्टमेंट, हर 6 महीने बाद साल बाद ये ब्यूरोक्रेट चेंज होते रहते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है। ये सिर्फ टाइम पास करने आते हैं, अपना वक्त गुजारो। डंग टपाओ पॉलिसी पूरे इसमें, जब तक ये सीरियस नहीं होंगे और रिलेवेंट बंदा नहीं होगा। देखो ज़रात में ज़रात का बंदा होना चाहिए, लाइफ स्टॉक में लाइफ स्टॉक का बंदा होना चाहिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, पेट्रोलियम में पेट्रोल का होना चाहिए, सेहत में डॉक्टर होना चाहिए, कोई सर्जन। अब यहाँ हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, हम लोग तो अपने मुखलिस से नहीं है कोई यहाँ कोई। अब ये हाईवे डिपार्टमेंट में चला गया, वो उधर चला गया, कम होगा उसके टैलेंट, उस शरीफ आदमी का टैलेंट भी ज़ाया कर रहे हैं हम। अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं मुल्क का, अपना उस शरीफ आदमी का टैलेंट भी ज़ाया कर रहे हो, उसको भी बिल्कुल आप किसी काम का नहीं छोड़ रहे हो। अच्छा सर, कंपैरिजन अगर किया जाए इंडस्ट्री, जो कोई भी इंडस्ट्री लगा लेता है वर्सेस लाइफ स्टॉक फार्म, तो ये बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि नहीं ये तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है जितनी इंडस्ट्री है। क्या ये सच है? कुछ इंडस्ट्रियाँ होंगी प्रॉफिटेबल, लेकिन कोई घर दूध के बगैर नहीं चल सकता। लेकिन इसमें तो कभी इस तरह का नहीं आएगा ना, इसने तो सदा बाहर रहना है। और जो आपको मैं बता रहा हूँ मैं डिवेल्यू का, कि 6,000 की भैंस आज 3 लाख की है, तो खाली डिवेल्यू का अंदाज़ा कर लें आप, तो आपकी तो कैपिटल कहाँ से कहाँ चलेगी। अगर आप उस टाइम अपने 100 भैंस रखी थी 6 लाख की, आज 3 करोड़ रुपए की हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो वो 20 से शुरू करे, 40 से शुरू करे, लेकिन अब मॉडल वो करे कि 30 भैंस 10 गायें, तब कामयाब होगा। वरना अगर प्योर भैंस करने जाएगा तो नहीं कामयाब हो सकता। सर और कोई ऐसा मैसेज देना चाहिए हमारे फार्मर को जो लोग काम करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहिए? देखिए मैं बताऊँ, देहात वाले के जिसके पास रकबा है उसका काम है भैंस बना के आगे बेच देना। जो कराची जैसे या लाहौर जैसे बड़े शहरों के नज़दीक है वो फार्म भले अपना दूध वाला फार्म करें, उनको अच्छा रेट मिल जाता है दूध का। जो दूर है 25-30 किलोमीटर शहर से 40 किलोमीटर, उसको तो आधा रेट भी नहीं मिलता। तो उनके लिए अलग मॉडल है, वो करें ही ना ये काम दूध वाला। वो जोटियाँ लें, अपना पालें, ब्याह जाए, मंडी में जाए, नगद पैसे लेके आ जाएँ, सबसे अच्छा काम। और वो जो दूध लेने आता है वो छोटे आदमी की इज़्ज़त नहीं करता इतनी जितनी बड़े दूधिये की इज़्ज़त करता है। उसको पता है कि 365 दिन यहाँ से दूध मुझे लेना है, अगला मजबूर है। वो जो देहात में बैठा बेटा उसकी 2 भैंसें ब्याह गई तो उसने 8 किलो दूध 10 किलो दे दिया, फिर 4 दिन बाद नहीं है तो नहीं दिया, तो उसके लिए मॉडल सूट नहीं करता है। वो अपना गाय की बछड़ियाँ ले, चाहे भैंस की पाड़ियाँ ले, वो पाले, अपना भैंस बनाए, उसको मेहनत करे, इसके पीछे घास खिलाए और फिर बेचते, वो सबसे अच्छा मॉडल है उनके लिए। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि
दो डिफरेंट मॉडल्स हाँ। मेमन साहब ने फरमाए। हम्म। जो शहर से दूर रहते हैं उनको दूध का काम नहीं करना चाहिए, और जो शहर के नज़दीक रहते हैं उनको जानवर पालने का काम नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं, एक बस- जानवर पाल ले और दूसरा दूध ले। नाज़िम, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही जमील मेमन साहब को मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।